बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। E8.1 निकाल लीजिए। आज बुनियादी तौर पे हमने सेल्स टैक्स के बेसिक स्ट्रक्चर को समझना है न्यूमेरिकली, कि अगर न्यूमेरिकल किए जाएंगे, न्यूमेरिकल का फॉर्मेट इंशाल्लाह आज हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। शुरू करें सर। E8.1 निकाल लीजिए और एक एक एग्जाम्पल करता जाऊंगा, एक एक स्टेप आपको इंशाल्लाह एलिवेट करता रहूँगा कॉन्सेप्चुअली। Mr. Akash has provided the following information for the month of June के महीने में सेल्स चार लाख की हैं, परचेजेस 3 लाख की हैं। अगर ये एक्सपोर्ट सेल हो तो क्या होगा? केस नंबर 1 सर जी, आउटपुट टैक्स कितना होगा? इनपुट टैक्स कितना होगा? तीन लाख का 18% जी। तो ये क्या आ जाएगा? पार्ट 1 एक्सपोर्ट सेल है, आउटपुट 0, इनपुट 54,000 रिफंडेबल आ गया। पार्ट 2 एग्जेम्प्ट गुड्स, आउटपुट क्या होगा? नील। इनपुट क्या होगा? नील। सेल्स टैक्स क्या होगा? नील। पार्ट 3 टैक्सेबल गुड्स, आउटपुट क्या होगा? जी 4 लाख का 18% निकालिएगा, 72,000। फिर इनपुट निकाल दीजिए। इनपुट कितना है? 54,000। सर आउटपुट माइनस इनपुट सेल्स टैक्स पेबल आ जाएगा। जी भाई कितना आ गया? दिस इज E1। E1 जो है इसमें इस तरह से होना था। नोट कर लीजिए। वैसे ये बात आपको पहले ही पता है, मैंने आपको कोई नई बात नहीं बताई अभी तक। जी भाई E8.1 नोट कर ले, फिर मैं आगे चलता हूँ। थैंक यू जी, मेहरबानी भाई। E8.2 गुड्स इंपोर्ट की हैं 200 की और गुड सेल की है 300 की, तो आउटपुट टैक्स
300 मल्टीप्लाई बाई 18%, 54। इनपुट एक्स 200 मल्टीप्लाई बाई 18% जी। सेल्स टैक्स पेबल, मुश्किल तो नहीं लग रहा भाई। 8.2 में सिर्फ इतनी सी बात है, आउटपुट में से इनपुट लेस की है, आउटपुट में से इनपुट लेस की है। अगर आपके पास रजिस्टर है, कैलकुलेटर है तो उसे निकाल लीजिए। हमारा एजेंडा ही जब न्यूमेरिकल करने का है तो फिर खाली किताब खोल के ऑब्जर्व करने की तो तुक नहीं बनती। 8.2 अगर आपने कर लिया है तो 8.3 आपने करना है, जल्दी से हो जाए ज़रा। 8.3 और 4 ये दोनों आपने करने हैं, जल्दी से ज़रा। एट 8.2 हो गया, 8.3 और 4 कीजिए। एट 8.3 आउटपुट टैक्स 400 का बेचा है। इनपुट टैक्स का क्या करेंगे? 300 का खरीदा है, 54। कितना आ गया सेल्स टैक्स पेबल? वो मुश्किल तो नहीं है यार। 8.4 देखो जरा, आउटपुट टैक्स 600 का बेचा है जी, बताइएगा। 108। इनपुट टैक्स क्या है? 400 का खरीदा था जी। $36। E 8.5। ध्यान से जरा अगला पॉइंट पिक करना। सर जी ये छोड़ दीजिए, मैं आपको बाद में टाइम दूंगा ये करने का। जो पॉइंट बता रहा हूँ ये पिक करो। मिस्टर अजमल इज अ रजिस्टर्ड पर्सन। इट इज हिज फर्स्ट मंथ ऑफ ऑपरेशन। ही हैज डिस्क्लोज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सेल की है 7 लाख की और परचेज की है 4 लाख की। सेल की है 50 यूनिट और परचेज किए हैं 70 यूनिट। सर जी आउटपुट टैक्स बताइएगा। 7 लाख का 18%, 1,26,000 पूरा। सर इनपुट बताइएगा। सर 50 यूनिट्स बेचे हैं तो 50 का ही इनपुट निकालेंगे ना। यानी क्या कर लें, 4 लाख को 50 से मल्टीप्लाई करके 70 पे डिवाइड करें। आप ये कह रहे हैं जी, करके इसका 18% लें।
अब सुनो, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। सेल्स टैक्स ट्रांजैक्शन पे लगता है, आपको प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर रहे, वैल्यू एडिशन कैलकुलेट नहीं सिर्फ कर रहे, आप सेल्स टैक्स ट्रांजैक्शन पे लगता है। जितनी ट्रांजैक्शन होगी उतना सेल्स टैक्स लगेगा। ये को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं है कि हम 50 डिवाइड बाय 70 करें, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में होता है। कितने की ट्रांजैक्शन है? 4 लाख की, इसका 18% लीजिए, 72,000 जी, 54,000 का सेल्स टैक्स पेबल। ये इसका आंसर है। क्या जो बात मैं समझाना चाह रहा था वो समझा पाया हूं? भैया यूनिट्स का चक्कर नहीं है, ट्रांजैक्शन का चक्कर है। आपने परचेज की, आपने उस पर टैक्स देना है, आपने सेल की, आपने उस पर टैक्स देना है। ये वाला सीन नहीं है कि जनाब 50 यूनिट सेल किए हैं, 50 पे ही आउटपुट है तो 50 का ही इनपुट लेना है। नो, ट्रांजैक्शन पे 70 यूनिट खरीदें तो क्या करें, 70 का टैक्स लगेगा। हाँ जी, 54,000 आ गया। सर जी क्या ये वाली बात पिक कर पाए हैं? आगे आ जाए 8.6। मिस्टर जे हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डाटा, सेल्स और परचेज। ध्यान से जरा, ये अगला पॉइंट है। सर जी नोट करना छोड़ दें, मैं आपको 2-3 और सवाल करा के उसके बाद टाइम दूंगा, कैमरा पॉज करवा दूंगा, आप लोग के पास 15 मिनट होंगे, फिर तरतीब से सारे सवाल खुद करना, ठीक है? अभी नोट करना छोड़ दो जरा। सेल्स टैक्स निकाल लेना आपने, आउटपुट टैक्स बताइए। 4 लाख का जी, आउटपुट टैक्स आ गया। इनपुट टैक्स कितना है? 126,000। जाहिरन तो ऐसा ही करना चाहिए जो अब तक आपने सीखा है। अगर आप ये सोच रहे हैं तो ठीक सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ भी एक वैरायटी है। इनपुट टैक्स कैन नॉट बी मोर देन 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। इनपुट टैक्स 90% ऑफ आउटपुट टैक्स से ज्यादा नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। यानी आज के बाद, अभी के बाद आपका इनपुट टैक्स का फॉर्म जो सेल्स टैक्स है उसके सवाल करने के फॉर्मेट अपग्रेड हो गया। अब देखो कैसे, यहां लिखेंगे आउटपुट टैक्स कितना, 4 लाख का 18% 72,000। उसके बाद लिखेंगे इनपुट टैक्स कितना भैया, इनपुट टैक्स है लोअर ऑफ एक्चुअल कितना है 126,000 और 90% ऑफ आउटपुट कितना है? हाँ जी 60। इन दोनों में से कौन सा लेंगे? लो 64,800। ये लेस कर देंगे तो सेल्स टैक्स पेबल कितना आ जाएगा?
अब असल में तो पे किया है 1,26,000, इनपुट क्लेम हुआ है 64,800, बाकी कितना रह गया है वो कैरेट फॉरवर्ड कर देंगे। इसको लिखते हैं कैरेट फॉरवर्ड इनपुट टैक्स। जी भाई बताइएगा। 1,26,000 माइनस 64800, जी ये कैरेट फॉरवर्ड। आपका इनकम, आपका सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल का फॉर्मेट अपग्रेड होके ये हो गया। पहले तो सादा सादा आउटपुट इनपुट ही चल रहा था ना। अब जब भी आप इनपुट लिखेंगे तो उसके साथ लिखेंगे लोअर ऑफ एक्चुअल और 90% ऑफ आउटपुट। इन दोनों में से जो लोअर होगा वो आगे आके लेस हो जाएगा, जो बकाया होगा वो कैरेट फॉरवर्ड होगा। एक सवाल आपने पूछना है, सर जिससे पहले जो सवाल किए फिर वो सारे गलत थे। इससे पहले जो सवाल किए उस सारों में इंटेंशनली 90% से कम रखा हुआ था इनपुट टैक्स। लेकिन स्टेप बाय स्टेप हर बात सिखानी है ना। उस वक्त वो वाली बात ठीक थी, अब आप अपग्रेड हो गए, अब ये वाली बात ठीक है। यार मेरी बात पिक कर पा रहे हो? सिंपल सी बात है। आउटपुट में से इनपुट क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। आउटपुट में से इनपुट एडजस्ट कर देंगे। नतीजा ये निकला कि इनपुट एक्चुअल अगर ज़्यादा है 90% ऑफ आउटपुट से, तो 90% ऑफ आउटपुट वाला लेस हो जाएगा, बाकी इजाफी कैरेट फॉरवर्ड हो जाएगा। अब मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। आपने हमेशा लोअर ऑफ करके ये दोनों लिख देने। अगर 90% वाला लोअर हुआ और वो आगे आ गया तो इसका अंडरस्टूड मतलब है कि बकिया कैरेट फॉरवर्ड होगा। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? अगर 90% ऑफ आउटपुट आया तो बकिया कैरेट फॉरवर्ड होगा। अगर 90% ऑफ आउटपुट आया तो बकिया कैरेट फॉरवर्ड होगा। अगर एक्चुअली लोअर हुआ तो कुछ भी नहीं। अगर एक्चुअली लोअर हुआ तो कुछ भी नहीं होगा। 8.4 इसी फॉर्मेट से करो जरा। आउटपुट टैक्स कितना है? 600 का 18%, 108। इनपुट टैक्स कितना है? लोअर ऑफ एक्चुअल कितना? 400 का 18% और 90% ऑफ आउटपुट कितना? 90। इन दोनों में से लोअर कौन सा है? अगर मैंने एक्चुअल वाला माइनस कर दिया तो कुछ भी कैरेट फॉरवर्ड नहीं होगा। ये सिखा रहा हूं। अगर मैंने 90% वाला माइनस किया तो लाजमी बात है कुछ ना कुछ कैरेट फॉरवर्ड होगा। यार मेरी बात पिक कर रहे हो? 108 में से 72 लेस किए, पीछे क्या रह गया? ये सेल्स टैक्स पेबल है और कुछ भी कैरेट फॉरवर्ड। जैसे ही मैं 90% वाला आगे लेके आऊंगा, इसका मतलब क्या है? कैरेट। जैसे ही मैं एक्चुअल वाला लेस किया, उसका मतलब क्या है? कैरेट फॉरवर्ड। यार मेरी बात पिक कर गए हो? 8.6 में ये वाली बात थी। 8.7 में भी एक खास बात है और वो ये कि ये आइसक्रीम है।
सर जी पहली बात है ये थर्ड स्केजुअल आइटम, आइसक्रीम थर्ड स्केजुअल आइटम है। अगर आप देखिए सर, मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता हूँ कि आपको कंसिस्टेंसी से पढ़ाता रहूँ। ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता हूँ कि यार रूटीन में आऊँ, ऑफ ना करूँ, कंसिस्टेंटली आपको पढ़ाता रहूँ, इर्रिस्पेक्टिव के बारिश है, तूफान है, आंधी है या तेज़ धूप है। मैं आ गया हूँ। मैंने आपको कल एज पर रूटीन लेक्चर पूरा पढ़ाया। अब दो तरह के लोग हैं, एक वो स्टूडेंट है जो कमिटमेंट शो करता है और क्लास में आ जाता है बारिश के बावजूद। मुझे बताएं क्या वो हकदार है कि उसे पढ़ाया जाए? यस और नो? यार जो पूरे कपड़े बिल्कुल भीग के बुरे हाल इधर आया है, मैं समझता हूँ कि वो डिज़र्व करता है कि यार वो खाली हाथ ना जाए। और एक बच्चे जो कहते हैं भाई तो बहुत बारिश हो रही है, अम्मी पकोड़े बनाए, आज क्लास नहीं होनी, पक्की बात है। वो घर है भी तसली दे देंगे कि आप भी आराम नाल घर बह के पकोड़े खांदा। और एक बच्चा जरा उठता है और कहता है कि यार बारिश है, तूफान है, नहीं शेष टेक्स चल रहा है, मैंने इसमें छुट्टी नहीं करनी। वो बंदा खुद कैंपस आया था। सर जो बंदा कैंपस आया वो डिज़र्व करता है कि उसको पढ़ा के भेजा जाए, ठीक है? एक बात। दूसरे नंबर पे अब हर बच्चे के लिए आना पॉसिबल नहीं है। देयर में भी सम रीज़न के यार जेन्युइन रीज़न है। सर जी आप समझते कि हम सोए रहे हैं, घर में पानी आ गया था सारा। अब मैं क्या करता, पानी बाहर ना निकालता, मैं कहता जी मैं क्लास लेने जा रहा हूँ। ऐसा नहीं होता, मैं मानता हूँ, मैं उस बंदे की फीलिंग को समझता हूँ। वाकई पानी आ सकता है, पानी बहुत ज़्यादा था। आप उस वक्त जब क्लास हो रही थी आपके हाथ में वाइपर था और आप पानी बाहर निकाल रहे थे। ये हर घर में हो सकता है, मेरे घर में भी हो सकता है, ठीक है? एग्री। मैंने उस बच्चे को कैसे कॉम्पनसेट किया? लिंक भेज दिया। ये ज़्यादा से ज़्यादा मैं कर सकता था। अब आपको लिंक भेज दिया, अगर आप उसके बावजूद वो क्लास ना लें तो मैं अल्लाह के सुरखुर हूँ कि यार जो मैं मैक्सिमम कर सकता था मैंने किया है। जो बच्चा है पहली क्लास में, उस वक्त बहुत तेज़ बारिश होती, बहुत कम बच्चे थे, मैं उन्हें भी पढ़ाया। अगली क्लास में बच्चे बढ़ गए थे, मैंने उन्हें भी पढ़ाया। दोनों क्लास रिकॉर्डिंग जो है वो भी सारी शेयर कर दी है, यूट्यूब पर शेयर कर दी कि यार कोई बच्चा जो सिर्फ फिजिकली ओनली एनरोल्ड है वो सफ़र ना करे, इस बारिश की वजह से मैं उसे सपोर्ट कर दूँ। लेकिन ये सब करने के बाद अगर वो बच्चा फिर भी रिकॉर्डिंग भी नहीं लेता कि अब मैंने इतना सारा दिन वाइपर लगाया, मैं थक गया हूँ, इंशाल्लाह कल देखेंगे अब जो भी होगा, ये ज्यादती है, ये ज्यादती है। सर जी क्या आप मेरे साथ एग्री कर रहे हैं? आप में से कोई बच्चा जो समझता है कि नहीं सर आप ये काम करते तो बड़ा फ़ायदा हो जाता, हाथ खड़ा करके मुझे मशवरा दे, मैं वो भी करूँगा। सर मुझे लगता है मैंने हर तरह के बच्चे को जहन में रखते हुए एंटरटेन कर दिए। अब कल ये वाली बात पढ़ाई है। अब इस क्लास में दो तरह के बच्चे हैं, एक वो जो कल आए और कल नहीं आए। जो कल आए हैं उन्होंने तो ये पढ़ा कि थर्ड स्केड्यूल आइटम क्या होती है, जो कल नहीं आए उन्होंने रिकॉर्डिंग देखी है कि थर्ड स्केड्यूल आइटम क्या होती है। सर जी समझ आ रही? मैं फिर भी एक बार दोहरा देता हूँ, ये एक्स्ट्रा एहतियात है उन लाडले बच्चों के लिए जिन्होंने ना आए हैं ना वीडियो देखी है। अब जब वो ये बात देखेंगे तो उनके लिए प्रॉब्लम होगी। सर मैं एक बार दोहरा देता हूँ, मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं किस एक्सटेंट तक सोचकर आप लोगों के साथ चल रहा हूँ, और अगर आप इससे भी ज़्यादा सुस्ती कर रहे हैं तो सर फिर आपकी जाती है। ये आइसक्रीम है सर, आइसक्रीम थर्ड स्केड्यूल आइटम। थर्ड स्केड्यूल आइटम के हवाले से आउटपुट टैक्स हमेशा किस वैल्यू पर लगता है?
रिटेल प्राइस। थर्ड स्केड्यूल के वाले से आउटपुट टैक्स किस प्राइस पर लगता है? रिटेल प्राइस पर लगता है। अब जनाब उसने आपको कहा कि हमने होलसेल को 450 की बेची है, लेकिन इसकी रिटेल प्राइस 4,80,000। तो हम किस प्राइस पर सेल्स टैक्स लेंगे? 4,80,000। अब उसने आपको बताया कुछ आइटम्स ऐसी हैं, ये वाली बात हमारी अभी नहीं हुई क्लास में, मैं आपको बताता चलूँ। कुछ आइटम्स ऐसी हैं जिन पे 18% टैक्स लगना है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक आइटम्स ऐसी हैं जिन पर 25% टैक्स लगना है। आइसक्रीम उन आइटम्स में से है जिस पर 25% टैक्स लगना है। 25% टैक्स लगना है। एक मिनट भैया, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको वो वाली स्लाइड दिखा दूँ, चूँकि वो वाली बात अभी क्लास में हुई नहीं है। ये वाली बात अभी क्लास में हुई नहीं है हमारी। जी 18% टैक्स लगना है रिटेल प्राइस पे थर्ड स्केड्यूल आइटम पर। मैन्युफैक्चरर ने लेजिबली और प्रोमिनेंटली प्रिंट और एम्बोस कर दिया रिटेल प्राइस अलॉन्ग विद द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स ऑन पैकेट कंटेनर पैकेज। और ये बोर्ड ने स्पेसिफाई किया इन सारी आइटम्स पर, ये सारी आइटम थर्ड स्केड्यूल आइटम है। अलबत्ता गवर्नमेंट ने कहा है कि 25% टैक्स लगेगा इंपोर्ट पर और सब्सिक्वेंट सप्लाई पर। अब अगर तो ये 25% गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किया है कि सेल्स टैक्स लगेगा 25% इंपोर्ट एंड सब्सिक्वेंट सप्लाई पर, इसमें आइसक्रीम है सर, एरिएटेड वाटर बेवरेजेस, सिगरेट, कॉस्मेटिक एंड शेविंग आइटम, टिश्यू पेपर, हाउस होल्ड आर्टिकल, होम अप्लाइंसेस, आइसक्रीम, फ्रूट एंड वेजिटेबल, मैट्रेस, बैग, शैम्पू वगैरह। अगर आपने इंपोर्ट किया है या वो इंपोर्टेड है, जरूरी नहीं कि आपने की हो, आप इंपोर्टेड चीज़ को आगे बेच रहे हैं, यानी इंपोर्ट करने वाला और सब्सिक्वेंट सप्लाई करने वाला, सारे इन आइटम्स पे टैक्स। स्विट्ज़रलैंड की आइसक्रीम्स हैं, आपके पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेड आइसक्रीम चलती है, बास्किन रॉबिन्स है, मूव एंड पिक है और इस तरह से हैं। वो उस पर जो इंपोर्ट होती है उस पर टैक्स, जनरल सेल्स टैक्स नहीं लगता बल्कि 25%। सर जी ये बात समझ आ गई? फिर रेगुलर लगेगा, फिर रेगुलर टैक्स लगेगा। एक मिनट मुझे अब वापस उस सवाल पे आने दो कि उस पर इंपोर्ट की बात की हुई है। सर वो तो यहाँ पर मैन्युफैक्चर हो रही है। सर जी अगर यहाँ पर मैन्युफैक्चर हो रही है तो फिर 25% नहीं बल्कि हाँ भाई आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स मैन्युफैक्चरर देता है और रिटेल प्राइस पर देता है। सर जी आपने 450 की बेची है लेकिन रिटेल प्राइस क्या है? 480 का 18% ले लीजिए। 864
सर इनपुट टैक्स की बात करते हैं। सर जी इनपुट टैक्स है लोअर ऑफ, एक्चुअल कितना है 3 लाख का 18 जी बताइएगा, और 90% ऑफ आउटपुट ले लीजिए। लोअर कौन सा है? जैसे ही मैंने एक्चुअल यहां पे लिखा ज़हन में क्या बात आई, नहीं होगा कैरेट फॉरवर्ड। वैसे रोज आंदा बेचारा, कितना हो गया सर 32। अगर आता होता तो मैं कम से कम नीचे निशानी ज़रूर लिख देनी थी कैरेट फॉरवर्ड की, के बाद में भूल ना जाऊं, लेकिन आना ही नहीं था तो फिर मैंने कहा नॉर्मल बात। दिस इज़ 8.7। अब थर्ड स्केड्यूल आइटम के हवाले से 2-3 बातें। थर्ड स्केड्यूल आइटम पे रिटेल प्राइस पे टैक्स लगता है, मैन्युफैक्चरर टैक्स लगाता है, और मैन्युफैक्चरर एफपीआर को जमा कराता है। अच्छा जनाब, एट 8.7 में ये था। एट 8.8 Mr. Akash has provided the following data. सेल्स है 9 लाख की, परचेज है, स्टॉक है 8.5 लाख का, और परचेज है फिक्स है। सर जी मैं अब अगले स्टेप की तरफ लेके जा रहा हूँ। अगला स्टेप, अगला पॉइंट, आपका फॉर्मेट फिर अपग्रेड होने जा रहा है। ज़रा मेरी बात समझना सर, इनपुट टैक्स कैन नॉट बी मोर देन 90% ऑफ आउटपुट टैक्स पढ़ाया है। इस रूल की एक्सेप्शन है प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट खरीदने पर जो इनपुट टैक्स लिया, ये 90% ऑफ आउटपुट से ज्यादा हो सकता है। सर जी मेरी बात समझ रहे हैं? आ जाइए। नौ लाख का 18% जी 162,000। इनपुट टैक्स की बात करूंगा, इनपुट टैक्स की बात करूंगा, ये होता है लोअर ऑफ एक्चुअल। सर जी 8.5 लाख का 18%, 150 90% ऑफ आउटपुट 1458। इनमें से कौन सा लेना है? लोन लेना है। जैसे ही मैंने इसको लेस किया, ज़हन में क्या आया? कैरेट फॉरवर्ड होना है भैया इसने। 153,000 माइनस 1458 7200। अच्छा जी, ये तो आपको समझ में आ गया कि ये होना है। इस सवाल में मैंने परचेजेस पर इनपुट टैक्स ले लिया। ये जो फिक्स एसेट की परचेज की है, इसका क्या करेंगे?
सर 5,000 का फिक्स एसेट भी तो खरीदा है, इसका 18% लीजिए। कितना है सर? तो 1,62,000 में से 1,45,800 माइनस कर दिया और 900 माइनस कर दिया। कितना आ गया सर जी? 1,62 में से ये दोनों लेस कर दीजिए। 153 ये तो आ गया, और कैरेट फॉरवर्ड में पहले लिख चुका हूं। कितना है सर? सर जी कैरेट फॉरवर्ड कितना है? 70, और ये आया 153,000 माइनस 145,800, इसको लेस करके। हाँ भाई, ये बात समझ आ रही है? आउटपुट टैक्स जी सर जी 7200 ही लिखा हुआ सर। यार यहाँ पर आपको मैंने एक इजाफे इस सवाल में नया क्या सीखा? प्लांट पर जो इनपुट टैक्स होता है ये 90% वाली गेम के बाद नीचे लिखना है। 90% वाली बात के बाद वो आना है। सर जी क्या ये बात आपको समझ आ गई है? दिस इज 8.8। सर जी आप सब लोग एक बार 8.1 से 8.8 तक तरतीब से ये सारे सवाल करें। आपके पास 10 मिनट है। भाई जान ये ज़रा पॉज कर दीजिए। 10 मिनट आपके। एट पॉइंट 11 पे आ जाइए। 8.11 पे आ जाइए। देखिए सर, Mr. J has provided the following data. Sales जनवरी में भी सेल्स। असल में इस सवाल में आपको सिखाना ये चाह रहा है कि ये जो आप हर बार कैरेट फॉरवर्ड करते हैं इसका होना क्या है अगले पीरियड में। ठीक हो गया? ये सिखाना है इस क्वेश्चन में आपको। 8.11 है बच्चों, आप अपनी किताब में निकाल लें। प्रोजेक्टर का कोई इशू है, इस वजह से हमें फिर बोर्ड पर आना पड़ा सिस्टम के इशू की वजह से। दिस इज 8.11। सर जी जनवरी के मंथ की बात कर रहा हूं मैं। आउटपुट टैक्स कितना होगा? सर जी 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 18%। जी बताइएगा। 72,000। इनपुट टैक्स के बारे में हमने क्या पढ़ा हुआ है? लोअर ऑफ। जी एक्चुअल कितना है? 7 लाख का 18%, यही है ना? जी बताइएगा। 1,26,000 एक्चुअल है। 90% ऑफ आउटपुट कितना है?
64800 लोअर लेंगे, लोअर हो गया 64800। सर सेल्स टैक्स जैसे ही मैंने ये आगे लिखा ज़हन में क्या आया, कैरेट फॉरवर्ड कितना होना है, 1,26,000 माइनस 64800 जी 612। ठीक हो गया। और यहां पर सेल्स टैक्स पेबल कितना आ जाना है, इसमें तो कोई नई बात नहीं थी, लेकिन असल में इस सवाल में जो नई बात आई है सर E11 है सर। इस सवाल में जो बात सीखने वाली है वो ये कि सर ये जो कैरेट फॉरवर्ड करते हैं फिर ऐसा हुंदा की ये अगले पीरियड में एडजस्ट होता है, कैसे होता है, कहां होता है। अब सुनो, वो कहता है ये जो इनपुट टैक्स आप कैरेट फॉरवर्ड करते हैं समझा जाता है ये अगले पीरियड का इनपुट टैक्स है। अब फरवरी के महीने की बात करने लगा, फरवरी के महीने की बात करने लगा। सर जी आउटपुट टैक्स बताइए। जी आउटपुट टैक्स बना 9 लाख है सर जी, 9 लाख का 18% बनेगा 162,000। अब आगे हम लिखते हैं इनपुट टैक्स और इसके साथ लिखते हैं लोअर ऑफ। यहां पर सबसे पहले लिखेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड, ये वाला इधर आएगा जी। ब्रॉड फॉरवर्ड कितना है 61200 और फॉर द पीरियड कितना है सर जी 3 लाख का था इंटू 50। इसको देखिए ये कितना बना 115,200। इसको कंपेयर करना है 90% ऑफ आउटपुट के साथ 162,000 का जी बताइएगा 1,800। इनमें से कौन सा ले लेंगे, एक्चुअल वाला ही ले लिया। इसका मतलब है कैरेट फॉरवर्ड तो सर जी ये लेस कर देंगे जी 4,6। यार आप मेरा ख्याल है असल पॉइंट पिक कर गए। असल पॉइंट क्या सिखाया है इसके अंदर, असल पॉइंट इसके अंदर ये सिखाया है कि ये वाला जो कैरेट फॉरवर्ड होता है ये अगले महीने का एक्चुअल के अंदर ऐड हो जाता है और फिर इन दोनों को जमा करके इसको और इसको एडजस्ट करते हैं। आपको बात बताऊं, आपका इनकम टैक्स का फॉर्मेट सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल का फॉर्मेट फिर अपग्रेड हो गया। अब आप लिखा करेंगे आउटपुट टैक्स, फिर लिखेंगे इनपुट टैक्स और लोअर ऑफ, फिर लिखेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड, फिर लिखेंगे फॉर द पीरियड, यानी ये एक्चुअल होगा। फिर इसको 90% के साथ कंपेयर करेंगे। फिर उसके बाद अगर कुछ होगा तो नीचे प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट का इनपुट टैक्स लेंगे। ऐसा ही है ना, यहाँ तक मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाता आ रहा हूँ सर। दिस वॉज 8.11। अगर ब्रॉड नहीं होगा तो नील होगा। अच्छा जनाब,
दिस वॉज 8.11। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, वो भी डिस्कस करता हूं। सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन कल पढ़ाया है वैसे मैंने। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया जाए तो क्या होगा? फर्दर टैक्स लगेगा। मैं रजिस्टर्ड हूं, वो बंदा रजिस्टर्ड नहीं है, उसको मैं 3% फर्दर टैक्स लगाऊंगा। उसको मैं 3% फर्दर टैक्स लगाऊंगा। ये सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन वाला पॉइंट जी, ये बात समझ आ गई। तो इसके बाद जो अगला पॉइंट है उसकी तरफ चलते हैं। इसके बाद जो अगला पॉइंट है उसकी तरफ चलते हैं, और वो है कि भाई अब तक आपका फॉर्मेट में फिर एक और चीज अब आ गई है। पहले होता था, अब तक हमने क्या सीखा है? आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स, लोन ऑफ, ब्रॉड फॉरवर्ड फॉर द पीरियड। इसको कंपेयर करना है, जो लोड होगा उसको, फिर हमने लिखना है इनपुट टैक्स ऑन प्लांट प्रॉपर्टी, फिर फर्दर टैक्स। ये नई बात है, एट द रेट ऑफ 3% टू अनरजिस्टर्ड। जी भैया कितना हो जाएगा? जितना भी होगा वो ऐड करेंगे और फिर यहां पर लिखा आएगा सेल्स टैक्स पेबल। इसके फौरी बाद इसके नीचे लिखना होगा मैं कैरिड फॉरवर्ड इनपुट टैक्स। अब तक मैंने आपको ये सारी बातें पढ़ा दी। सर जी क्या ये सारी बातें आपको समझ आ गई हैं? मैं अब आपको अगली बात पढ़ाऊं। सर जी अगली बात सुने। एट 8.11 मिटा दूं। सर अब अगली बात जो आपके साथ करने लगा हूं, ये बात इससे पहले कई बार कर चुका हूं अपॉर्शनमेंट से रिलेटेड। वही बात अब यहां पर भी करने लगा हूं। जरा ध्यान से ये वाला पॉइंट पिक करना। आ जाओ भाई। मैंने मैंगोज खरीदे 1 मिलियन के। उसके बाद मैंगोज को राइप करने वाला केमिकल खरीदा, मैंगो राइपिंग केमिकल खरीदा मैंने 1 लाख रुपए का।
मैंगोज पे तो टैक्स नहीं था, लेकिन इस केमिकल पे टैक्स था। और 18,000 रुपए का टैक्स मैंने अदा किया। भाईजान मेरी बात ध्यान से सुनना, आप इधर उधर सब कुछ करना छोड़ दें भाई, ये असल क्रक्स है इसका, यही पॉइंट ट्रिकी है। उसने आपको यही इसी पॉइंट में फंसाना है, बाकी बातें तो अभी मेरे मुताबिक आपको साथ के साथ ही तैयार हो गई। यस और नो, ये वाला पॉइंट समझना। अब मसला ये है कि ये 18,000 रुपए का मैंने इनपुट टैक्स दे दिया यार, खरीदा है ना। मैं मैंगो से क्या कर रहा हूं, मैं मैंगो से 3 तरह से काम कर रहा हूं। एक तो राइप्ड मैंगो को सेल करता हूं, सप्लाई करता हूं। एक जूस बनाकर बेच रहा हूं, और एक राइप्ड मैंगोज की एक्सपोर्ट कर रहा हूं। अब इत्तेफाक ऐसा है कि ये 3 चीजें 3 तरह के मुख्तलिफ काम हैं। राइट मैंगो की जो सेल कर रहा हूं ये एग्जेम्प्ट, जो जूस बनाकर बेच रहा हूं ये टैक्सेबल है, और जो एक्सपोर्ट कर रहा हूं ये। अब एक मसला आ जाएगा, मसला ये है कि ये जो 18,000 रुपए का मैंने इनपुट टैक्स पे किया, इसका क्या होगा? अगर तो ये सारा आम मैं पका कर बेच देता पाकिस्तान में ही तो ये एग्जेम्प्ट होता, एग्जेम्प्ट होता तो ना आउटपुट होता ना इनपुट होता, ये वाला सेल टैक्स जो मैंने अदा किया हुआ था ये जाया हो जाता। इस पर मैं कुछ क्लेम, यार मेरे साथ चल रहे हो? हमने एग्जाम के बारे में हमेशा आपको यही बताया है, आउटपुट भी नहीं इनपुट भी नहीं, पे किया या नहीं किया, इनपुट क्लेम नहीं होना एग्जाम में, यही बात पढ़ाई है। इसका मतलब ये कि अगर ये आमों को मैं सिर्फ बेच देता हूं पका के तो उस पर कोई टैक्स नहीं मिलना था, अगर सिर्फ एग्जाम्प्ट होता तो आउटपुट भी नील था इनपुट भी नील था, अगर सिर्फ टैक्सेबल होता आउटपुट भी आना था इनपुट भी आना था, अगर सिर्फ 0 रेटेड होता आउटपुट नहीं आना था इनपुट आ जाना था। ऐसा ही है। अच्छा अब पहले केस में तो कुछ नहीं होना था, लेट्स से इसकी सप्लाई है राइप मैंगो की 5 लाख, जूस बिकता है 10 लाख का और एक्सपोर्ट हो रहा है 3 लाख का, लेट्स से। अब एक मसला आ गया, इससे पहले तो बात सीधी सीधी थी, अगर आम सारे बेच दिए ना आउटपुट ना इनपुट, अगर आम का जूस बना के बेचा है आउटपुट भी मिलेगा इनपुट भी मिलेगा, अगर आम का एक्सपोर्ट किया है आउटपुट नील इनपुट क्लेम करेंगे। ये तीनों बातें तो समझ आ गई। अब मसला ये है कि पता कुछ नहीं है, कितना रॉ मटेरियल कहाँ इस्तेमाल हो गया उसका क्या हुआ कुछ नहीं पता। सर जी अगर एलोकेशन नहीं हो पा रही तो फिर हमें मजबूरन क्या करना पड़ेगा, अपोर्शनमेंट करनी पड़ेगी। अगर अब अपोर्शनमेंट किस बेस पर करेंगे, सप्लाई की बेस पर। यार इससे पहले भी रेवेन्यू की बेस पर ही करते रहते, चैप्टर 4 में भी मैंने पढ़ाया हुआ। तो पता है क्या करेंगे, अब देखना जरा, मैंने फिगर्स इसलिए लिख दी हैं
अगर तो सिर्फ एक ही काम होना होता, अगर सिर्फ एक ही काम होना होता तो हम उसको यहाँ एग्जाम्प्ट को फारग कर देते या इनपुट क्लेम कर लेते टैक्सेबल में या ज़ीरो रेटेड में रिफंड ले लेते। अब चूंकि इसको तीनों चीज़ों पर इस्तेमाल किया जा रहा है तो अब क्या करेंगे, अब इसको पोर्शन कर लेंगे। किस वैल्यू पर? वैल्यू ऑफ सप्लाई पर। कैसे पोर्शन करेंगे? सर जी 5 लाख एग्जाम्प्ट गुड्स की सप्लाई है डिवाइडेड बाय टोटल सप्लाई कितनी है? 18 लाख। सेल्स टैक्स कितना है? 18,000, यानी 5,000 जो है ये एग्जाम्प्ट गुड्स के हवाले से। मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं, जितने परसेंट सेल मैंगोज की है उतने परसेंट इनपुट को इग्नोर कर देंगे। जितने परसेंट सेल जूस की है उतने परसेंट इनपुट को क्लेम करेंगे। जितने परसेंट एक्सपोर्ट है उतने परसेंट रिफंड मिलेगा। यार यही करते हैं ना वैसे भी। सर जी जूस की सेल वैल्यू सप्लाई है 1 मिलियन, टोटल सप्लाई है 18 मिलियन, मल्टीप्लाई बाय सेल्स टैक्स कितना है जी बताइएगा? 10,000 का क्या होगा? इनपुट क्लेम होगा। और 3 लाख की एक्सपोर्ट है, 18 लाख वो टोटल है, मल्टीप्लाई बाय 18,000। जी भाई सर जी मुश्किल तो नहीं लग रहा? लो सर ये 3 बातें हो। यार मेरी बात समझ आ गई है? ये अपोर्शनमेंट का असल कॉन्सेप्ट है सेल्स टैक्स में। अगर आपने इनपुट टैक्स पे किया है और उस केमिकल से या उस आइटम को टैक्सेबल गुड्स बनाने में भी इस्तेमाल किया, एग्जाम्प्ट गुड बनाने में भी इस्तेमाल किया है, जीरो रेटेड में भी इस्तेमाल किया है, तो फिर कैसे पता चलेगा कि उस इनपुट को कितना इग्नोर करना है और कितना क्लेम करना है और कितना रिफंड करना है? वो कहता है जितने परसेंट, वो कहता है रेवेन्यू की बेस पर अपोर्शन कर दो। जितने परसेंट सेल आपने एक्सपोर्ट की जितने परसेंट एक्सपोर्ट की है उतने परसेंट रिफंड मिलेगा। जितने परसेंट आपने जूस बेचा है उतने परसेंट इनपुट एडजस्ट करें, और जितने परसेंट आपने एग्जाम्प्ट की है उसको क्या कर दे। और यार ऐसे ही करना है ना, ये असल गेम। क्या ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई? यस और नो? अब जरा आप क्वेश्चन नंबर 8.9 पे आ जाइए। Mr. Hamid has provided the following information for the month of Mr. Hamid has provided the following information for the month of August. सेल लोकल भी है, एग्जाम्प्ट भी है और एक्सपोर्ट भी है, परचेजेस भी की हुई हैं। वो कहता है सेल्स टैक्स लायबिलिटी बताएं। अब उसने नहीं आपको बताया। अब ध्यान से बात सुनना। अगर वो कह दे, अब मैं अपोर्शनमेंट का वो कॉन्सेप्ट आपको बारीकी से समझाने लगा हूं कि भैया जो पेपर में बार बार टेस्ट हुआ, अगर वो कह दे
अगर वो कह दे 50% मैंगोज राइप किए हैं, राइप करके बेचे हैं, 25% नहीं 50% केमिकल राइप करने में इस्तेमाल हुआ है, 25% जूस बनाने में इस्तेमाल हुआ है, 25% एक्सपोर्ट में इस्तेमाल। अगर वो हमें ये इंफॉर्मेशन दे दे, फिर हम एलोकेशन करेंगे, फिर हम अपोर्स। यार अंदाजा तो वहां पर लगता है ना जहां पे एक्चुअल बात ना पता हो। और अगर वो आपको खुद ही कह दे तो इसका मतलब है 9000 के इनपुट को इग्नोर करें और 4500 के इनपुट को क्लेम करें और बाकी 4500 के इनपुट का रिफंड लें। यार मेरी बात समझ आ रही है? अगर वो आपको ये कह दे, अगर वो आपको ये कह दे कि भैया असल बात तो ये है कि इस 18,000 में से हमने जूस बनाने के लिए केमिकल इस्तेमाल होता ही नहीं है, वो सिर्फ मैंगो को राइप करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मतलब समझते हो? ये इनपुट टैक्स सिर्फ इन दो पे इस्तेमाल होगा। फिर पता है अपोर्शनमेंट कैसे होगी? फिर ये फारिग हो जाएगा, ये फिर खत्म हो जाएगा और फिर अपोर्शनमेंट होगी 5000 डिवाइडेड बाय 8000 मल्टीप्लाई बाय 18,000। यार मेरी बात पिक कर रहे हो? 5 लाख है ना? हाँ। अब मैंने क्या किया, इसको फारिग कर दिया, ये और ये। भैया जब केमिकल इस्तेमाल इन दोनों कामों के लिए हो रहा है, जूस के लिए केमिकल इस्तेमाल हो ही नहीं रहा, तो फिर इनपुट क्लेम आप उस केमिकल से रिलेटेड नहीं कर सकते। आपका जितना एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए इस्तेमाल हुआ है उतना इग्नोर करेंगे, जितना एक्सपोर्ट के लिए हुआ उतना रिफंड लेंगे। यार मेरी बात पिक कर रहे हो? वो बड़ा फ्रीक्वेंटली सवाल अब इस तरह से पूछने लग गया कि बच्चों को अगर अपोर्शनमेंट का कॉन्सेप्ट सही से ना पता हो तो बच्चा उस सवाल में उड़ जाता है। एक चीज़ अपने जहन में बिठाएं, अपोर्शनमेंट है तकसीम करना। तकसीम वहाँ पे होती है जहाँ पर आपको एक्चुअल में पता ना हो। फिर वही बात है, कढ़ाई वाली एग्जांपल भी आपको दी थी, चीज़ नान वाली, ज़्यादा नान वाली एग्जांपल भी दी थी, चिकन नान वाली, कि भैया कढ़ाई के अंदर तो मजबूरन फिर तकसीम ही करना पड़ा था, लेकिन जहाँ पर नान लिए थे वहाँ पर तकसीम नहीं हुआ था, बल्कि वहाँ पर अपोर्शनमेंट हुई थी। यार याद है ना ये सारी बातें? वो सारा दोबारा एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बात समझाने की है कि भैया इस तरह से 5 लाख डिवाइड बाय 8 लाख, फिर 3 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 18,000। इसको इग्नोर कर देंगे और इसको, बस ये गेम। सर जी क्या बेस मजबूत हो गई है आपकी? ये असल गेम है, अपोर्शनमेंट में और कुछ नहीं है। ज़रा 8.9 निकाल लें। अब ये सवाल करते हैं। आई बिलीव कि ये सवाल बिल्कुल सीधा सा लगेगा अब आपको। मिस्टर मेजर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सेल उनके पास है, परचेज भी है। वो कहते हैं सेल्स टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करें। सर जी इसको भी मिटा देते हैं। अच्छा जी 8.9 करवाने लगाऊं? सर जी 8.9 कराने लगाऊं तो सबसे पहले लिखूंगा आउटपुट टैक्स। सर जी 3 लाख है, 3 लाख का 18% जी
उसके बाद लिखूंगा इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स सर जी, इनपुट टैक्स टोटल परचेजेस तो मेरे पास हैं, तो मुझे इसकी वर्किंग बनानी पड़ेगी। वर्किंग नंबर 1, इनपुट टैक्स परचेजेस कितनी है? 216471। अगर सप्लाईज एक से ज्यादा किस्म की हो और इनपुट टैक्स परचेजेज इकट्ठी दी हुई हो तो फिर उन्हें अपोर्शन करना पड़ता है। सर जी परचेज थी 2,16,471 रुपए की, इस पर टैक्स दिया हमने, सेल्स टैक्स बताइएगा कितना है? 38965। सर जी ये आ गया टैक्स। अब ये वाला जो टैक्स है, इसके बारे में मैं किसने कहीं नहीं बताया कि ये वाली परचेज किसके लिए इस्तेमाल हुई। टैक्सेबल के लिए हुई, एग्जाम्ड के लिए हुई, जीरो रेटेड के लिए, इसने हमें कुछ अब नहीं बताया। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? अपोर्शन। अपोर्शन किस बेस पर करेंगे? वैल्यू ऑफ सप्लाई की बेस पर। यहां पर लिखेंगे सप्लाई कितनी है सर? लोकल, एक्सपोर्ट, एग्जेम्प्ट। लोकल है 3 लाख, एक्सपोर्ट है 5 लाख और एग्जेम्प्ट है 2 लाख। अब ये मैंने कर लिया, मुझे इनपुट टैक्स बताइए। ये वाली फिगर यहां पर ले आएंगे 38965। ठीक हो गया। अब इस बेस पर प्रोपोर्शन कर लें, यानी लोकल के लिए पता क्या होगा? 3 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 389। यार अभी थोड़ी देर पहले ऐसे ही किया था ना जी, बताइए। 11690। सर जी दूसरे का बताइएगा। 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 38965। जी भाई 19483। और सर एक्सपोर्ट के लिए क्या करेंगे? 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 38965। जी भाई बताइए। 7793। टोटल करें जरा, एक ज्यादा हो गया, देख लें कहां से यहां। इसको 89 करेंगे तो ये पूरा, यार ऐसे ही है, ये आ गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने इनपुट टैक्स को तकसीम कर दिया ना जब, तो अब इसके 3 हिस्से बन गए। ये वाला जो हिस्सा था 11689, ये आउटपुट के साथ एडजस्ट करना था, इसको क्लेम करना। ऐसा ही है। ये वाला जो एक्सपोर्ट था, इसको क्या करना था? बोलो तो सही सर जी, इसको रिफंड करना था। सर ये जो एग्जाम्प्ट था, इसका क्या करेंगे? इग्नोर कर दें। भैया मेरी बात समझ आ गई है? अब आउटपुट टैक्स तो आ गया था, इनपुट टैक्स लिखेंगे लोअर ऑफ, ब्रॉड फॉरवर्ड क्या है? नील, फॉर द पीरियड। यहां पर पता है क्या आएगा? ये वाली फिगर 11689, इसको टोटल कर लो, क्या बना? 11689। 90% ऑफ आउटपुट बताओ। 48600। लोअर कौन सा है? 11689।
जैसे ही मैंने इसको बाहर लिखा ज़हन में क्या आया, कैरेट फॉरवर्ड। तो सर ये एडजस्ट कर लेंगे, बकाया सेल्स टैक्स पेबल होगा जी, बताइएगा। 42311 जी, ये बात यहाँ पर आ गई। दिस वॉज 8 पॉइंट मुश्किल तो नहीं लगा? अब इसके बाद हमने करना है 8.10। जी भाई, उसके बाद मैं पूरा फॉर्मेट आपको बोर्ड पे बना के कनेक्ट कर दूंगा। सर जी सर जी 11 बजे है ना क्लास, इंशाल्लाह मेरे ज़हन में 11 महीने में 5 मिनट पहले छोड़ दूं तो गुजारा हो जाएगा बस। अब देखें क्या करना। नो सर, निकालें जरा 8.10। वो आइटम चार्ज भी तो नहीं ना कर रहा, वो उसकी कॉस्ट का हिस्सा बन जाता। याद है हमने आपको पढ़ाया था, इनपुट टैक्स इनकम में से माइनस करने की इजाज़त नहीं होती। सुनना आप लोग भी, इनकम फ्रॉम बिजनेस चैप्टर नंबर 7 डिडक्शन नॉट अलाउड, उसकी पहला पॉइंट इनपुट टैक्स इनकम टैक्स इनकम में से माइनस करने की इजाज़त नहीं होती। सेल्स टैक्स माइनस करने की इजाज़त होती है, लेकिन अगर सेल्स टैक्स एंड कंज्यूमर को चार्ज हो जाए तो माइनस के। याद है यार ये? अब देखो, अगर तो गुड होगी टैक्सेबल तो मैं खरीदूंगा, इनपुट दूंगा, मैं बेचूंगा, आउटपुट चार्ज करूंगा। इस केस में जो मैंने टैक्स सेल्स टैक्स दिया होगा वो माइनस करने की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि मैंने इनपुट पे किया, आउटपुट अगर मैंने एंड कंज्यूमर को चार्ज कर दिया है तो मैं माइनस नहीं करूंगा। और अगर एग्जेम्प्ट गुड होगी, मैंने चीज़ खरीदी, उस पर इनपुट पे किया, मैंने बेची, आउटपुट चार्ज नहीं कर सकता। मेरी बात समझ आ रही है? अगर मैं आउटपुट चार्ज नहीं कर सकता तो इसका मतलब क्या है, ये वाला इनपुट टैक्स जो मैंने पे किया है ये अलाउड एज डिडक्शन होगा, इनकम से माइनस करने की इजाज़त होगी। सर समझ आई ये बात? ये स्टोरी है। कितनी पुरानी बात मैंने आपको बताई, वो अरसा ही हो गया। एट पॉइंट 10 दो कॉन्सेप्ट, आखिरी दो कॉन्सेप्ट हैं। ये दो कॉन्सेप्ट बता दूं तो समझ ले कि मैंने आपको बेसिक
सेल्स टैक्स न्यूमेरिकल करा दिए, दो कॉन्सेप्ट सिर्फ रह गए और छोटे छोटे हैं दोनों। एक कॉन्सेप्ट ये है, जिस तरह से मैंने परचेजेस पर इनपुट टैक्स जो पे किया हुआ था उसको अपोर्शन किया ना सर अभी आपके सामने। इसी तरह अगर मैं फिक्स्ड एसेट खरीदा हो, अगर मैंने फिक्स्ड एसेट खरीदूं और वो फिक्स एसेट जो है वो टैक्सेबल गुड्स भी बना रहा हो, एग्जेम्प्ट गुड्स भी बना रहा हो, जीरो रेटेड गुड्स भी बना रहा हो, तो ये फिक्स एसेट पर जो इनपुट पे करूंगा ये भी अपोर्शन होगा। तो आम रॉ मटेरियल की परचेजेस पर जो इनपुट टैक्स है वो तो तकसीम होगा, फिक्स एसेट की परचेज पर जो इनपुट टैक्स है वो भी तकसीम हो जाएगा। और आपको तो पता है फिक्स एसेट पर जो इनपुट टैक्स देते हैं इस पे वो 90% वाला रूल अप्लाई। मेरी बात पिक कर गए। एक छोटी सी बात ये रह गई है और दूसरी बात जो है तो बिल्कुल ही आसान है। हमने अगर अनरजिस्टर्ड बंदे को बेचा तो 3% फर्दर टैक्स लेंगे, बताया ना। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा तो इनपुट टैक्स क्लेम नहीं करेंगे। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा तो इनपुट टैक्स क्लेम नहीं करेंगे। वो कहता है परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, इसका मतलब समझते हो, ये जितने की परचेज की इसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। चूंकि इस परचेज पर जो टैक्स अव्वल तो अनरजिस्टर्ड पर्सन से हम खरीदेंगे तो हम वो टैक्स चार्ज कर ही नहीं सकता, हम उसको टैक्स अदा ही नहीं करेंगे। तो नहीं अदा करेंगे तो वो उस पर इनपुट टैक्स क्लेम भी नहीं, यानी जो परचेज अनरजिस्टर्ड पर्सन से की जाती है उसको इग्नोर कर देते हैं। E8.10 है हमारा आज का आखिरी डिस्कशन है। फॉर्मेट का मैंने सोचा था लेकिन फॉर्मेट के लिए मुझे कम से कम 25-30 मिनट लग जाएंगे और वो मैं आप लोगों की आगे क्लास है तो नहीं करता, वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट में करा दूंगा। E8.10 Mr. Waleed provided the following data. टैक्सेबल सेल्स है, एक्सपोर्ट है, एग्जेम्प्ट है, रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज किया है, अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज किया। सर जी निकाले जरा आउटपुट टैक्स कितना बनेगा भैया। आउटपुट टैक्स निकाल सकते हैं कैसे? यार जितनी सेल टैक्सेबल सप्लाईज किया उसका 18% ले लो जी। 2 लाख ये आउटपुट टैक्स आ गया, 9% हुआ है अभी तक। 2,16,000। उसके बाद आ गया इनपुट टैक्स, उसके बाद में हमने लिखना है लोअर ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड फॉर द पीरियड, ये दोनों मिला के एक्चुअल बनता है। इसको 90% ऑफ, यही है ना हमारा। अब मसला है कि इनपुट टैक्स कितना है। सर इनपुट टैक्स में हमने क्या करना है भैया, हमने सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन से जो परचेजेस लिए हैं उसको कंसीडर करना है, जो अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेजेस किए उसको कंसीडर है। इसका लो जरा मेरा भाई 18%। इनपुट टैक्स आ गया। उसके बाद हम बात करेंगे, इनपुट टैक्स आ गया 5,40,000। और अब ये इनपुट टैक्स चूंकि सप्लाईज एक से ज़्यादा किस्म की हैं, सप्लाईज टैक्सेबल भी हैं, एक्सपोर्ट भी हैं और एग्जेम्प्ट भी हैं। चूंकि सप्लाईज एक से ज़्यादा किस्म की हैं
तो ये वाला जो टैक्स है ये तकसीम होना, अपोर्शन होना है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे सप्लाईज, यहाँ पर लिखेंगे टैक्सेबल, एक्सपोर्ट और एग्जाम्प्ट। टैक्सेबल कितनी है 12 लाख, एक्सपोर्ट कितनी है 3 लाख, एग्जाम्प्ट कितनी है जी, टोटल कितना हो गया 19 लाख। अब अपोर्शन कीजिए, इस पर लिख दीजिए 5,40,000 और अब टैक्सेबल, एक्सपोर्ट और एग्जाम की तरफ आ जाए जी। भाई टैक्सेबल कितना 341053 जी, 85263 और एग्जाम कितना है सर? सर जी करना आ रहा है ना, एग्जाम में पता कैसे निकालूंगा, 4 लाख डिवाइड बाय 19 लाख मल्टीप्लाई बाय 5,40,000 जी। ठीक हो गया भैया। इसको मैं इनपुट के अगेंस्ट एडजस्ट करूंगा, इसका मैं क्या करूंगा और इसको फार्ग। अच्छा जनाब, सबसे पहले मैं यहां पर लिख देता हूं 341053। ब्रॉड फॉरवर्ड तो नील है, ये आ गया 341053। 90% ऑफ आउटपुट बताइए 1900। इन दोनों में से कौन सा लेंगे? जैसे ही मैंने 194400 को यहां पे लिया, ज़हन में क्या आया? शाबाश, कैरिड फॉरवर्ड इनपुट है कितना भैया 341053 में से 1944 जी भाई बताइएगा 146653। लो सर ये आ गया और इसमें से ये लेस कर देंगे तो सेल्स टैक्स पेबल 21600। हाँ अब एक इजाफी बात और आज की आखिरी बात, वो कहता है भाई आउटपुट आपने निकाला, उसको एडजस्ट किया, सब किया, इनपुट किया, अब उसके बाद हाँ एक्सपोर्ट रिफंड भी इस सवाल के अंदर लिखना जरूरी है। सर एक्सपोर्ट रिफंडेबल कितना है 85263। यार मुश्किल तो नहीं लग रहा सर जी। 8.1 से लेके 8.11 तक मैंने सारे सवाल करवाए हैं। चाहता ये हूं कि आप बस ये सवाल एक बार सारे कॉन्सेप्ट मजबूत कर लें। ठीक हो गया सर, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू जी।